हमारा टॉपिक है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? अगर कोई कण, कोई पार्टिकल किसी स्थिर बिंदु के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग वृत्तीय गति। जैसे ये हम वृत्त बना लिए इस तरह से, एक निश्चित बिंदु जो हम बोले ये निश्चित बिंदु हो गया, तो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ एक वृत्तीय पथ पर चलता है तो ऐसी गति को हम लोग बोलते हैं वृत्तीय गति। अच्छा, जो वृत्तीय गति होती है किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ होती है, और ये भी क्लियर है कि ये एक समतल गति का उदाहरण है। कैसी गति का? समतल गति। समतल गति, क्योंकि एक प्लेन में ही ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर आप एक प्लेन में नहीं चलेंगे, वो कण एक प्लेन में नहीं चलेगा तो वृत्त तो बनेगा ही नहीं। तो कैसे हम कहेंगे कि वृत्तीय गति हो रही है? तो उस दशा में हम ये कह सकते हैं कि जो वृत्तीय गति होती है वो एक समतल गति का उदाहरण है। और देखेंगे हम लोग वृत्तीय गति के कई टाइप होंगे। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे हम एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? कि जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ वृत्तीय मार्ग पर, वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो उसे हम बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति में ऐसी गति होती है कि जिसमें वस्तु के वेग की दिशा हमेशा बदलती है, और हम जानते हैं वेग सदिश राशि है। सदिश हमने बताया इसमें कि एक समान वृत्तीय गति, कांस्टेंट स्पीड मतलब परिमाण तो फिक्स है लेकिन दिशा उसकी लगातार बदलेगी। अगर दिशा बदलेगी तो त्वरण होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्तीय गति में कण, एक समान वृत्तीय गति में कण ऐसे त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसका परिमाण तो फिक्स होता है, निश्चित होता है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती है। और बात करें हम वृत्तीय गति में कि मान लिया कि कोई कण किसी समय t=0 पर P पॉइंट पर है, P0 लिख देते हैं हम लोग, P0 पॉइंट पर है। t=0 लिखे हैं हम इसलिए कि जहाँ से समय तो रुकता नहीं, समय लगातार चलता रहता है। जहाँ से हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं वहीं से समय मेजर करना शुरू कर देते हैं, मतलब वहाँ पर समय हम 0 कर लेते हैं। जैसे हम कहें आपसे कि आधे घंटे हमारा आप इंतज़ार करिए, हाफ आवर, तो आप तुरंत वहीं 0 मान लेते हैं और 30 मिनट वहीं से गिन लेते हैं। कोई कहेगा आपसे 2 घंटे इंतज़ार करिए तो आप तुरंत से 0 मान के चलते हैं कि भैया आप 120 मिनट हम इंतज़ार करेंगे, 2 घंटे इंतज़ार करेंगे। तो t=0 रखे हैं हम, तो जहाँ से हमारा ऑब्जर्वेशन चालू होता है वहीं समय को हम रोक के मानते हैं। मान लिया किसी समय कण की पोजीशन यहाँ पर है P0 पॉइंट पर, तो कण ऐसे वृत्तीय गति कर रहा होगा। मान लिया कि वामावर्त गति कर रहा है। कैसी गति? वामावर्ती। देखिए वामावर्ती मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में, इसको बोलते हैं वामावर्ती, एंटी क्लॉकवाइज। और जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर घड़ी की सुइयों की दिशा में चलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्ती। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कि कण एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इसमें वेग की दिशा इस तरह से होगी। और ये एक चीज़ और समझें हम कि किसी भी पॉइंट पर कण के वेग की दिशा बताने के लिए उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचिए। जैसे इस पॉइंट पर बताना होगा अगर हमको कि वेग की दिशा क्या है तो आप ऐसे टेंजेंट खींचेंगे। अगर क्लॉकवाइज चल रहा है इस तरह से तो टेंजेंट इस साइड करेंगे आप, और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो स्पर्श रेखा जो खींचे हैं इस तरह से खींचेंगे, स्पर्श रेखा। मान लिया कि किसी समय t पर, t=t पर मान लिया 10 सेकंड लग गया, 20 सेकंड लग गया,
तो जो लगा है वही मान लिया कि t = t सेकंड पर कण की पोजीशन P बिंदु पर होती है। तो अगर इसको मिला दें हम इस तरह से, तो यह कण यहाँ से यहाँ तक चला गया, मान लिया कोण थीटा है। क्या कोण है? थीटा। तो हम कहेंगे कि कण थीटा कोण विस्थापित हो गया है। ये कोण में विस्थापित हो रहा है तो इसको कोणीय विस्थापन बोलेंगे अभी हम। अभी डिटेल में समझते हैं, पहले कुछ और बातें समझ लें। ये जो स्पर्श रेखा बताए हैं हम, ये वेग की दिशा को बताता है और जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर, वेग सदिश, वेलोसिटी वेक्टर, जिसकी दिशा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। और वेलोसिटी वेक्टर इसका नोटेशन दे देते हैं v0, वी बार कह लीजिए आप, वी वेक्टर ऐसे कहिए, वी वेक्टर। और यहाँ पर ओ बिंदु लेते हैं अगर, तो यहाँ से यहाँ मतलब जो कण है उसकी केंद्र से दूरी, मतलब केंद्र के रेस्पेक्ट में, केंद्र के संदर्भ में उस कण की स्थिति क्या है उसको बताने के लिए जो लाइन हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर OP, उसको बोलते हैं रेडियल वेक्टर। क्या बोलते हैं? रेडियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? रेडियल वेक्टर। रेडियल माने त्रिज्य सदिश। क्या बोलते हैं? त्रिज्य सदिश। त्रिज्य सदिश। ये क्या होगा? वेग सदिश। क्या होगा? वेग सदिश। तो त्रिज्य सदिश और वेग सदिश जान गए हैं। त्रिज्य सदिश क्या है कि केंद्र के संदर्भ में, केंद्र के रिस्पेक्ट में कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए ये जो OP खींचा गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्य सदिश, रेडियल वेक्टर। और इसकी दिशा अगर यहाँ पोजीशन होगी तो इस तरह से लिखेंगे, यहाँ होगी पोजीशन तो इस तरह से लिखेंगे, और इसकी दिशा केंद्र से बाहर की ओर होगी। ये बात समझ गए हम। अगला पॉइंट समझते हैं कि, और यहाँ पर देखिए जो त्रिज्य सदिश लिखे हैं इसको R वेक्टर कह लेते हैं, जिसका परिमाण त्रिज्या के बराबर होगा। केंद्र से इस परिध पर कोई बिंदु लेते हैं तो इसको त्रिज्या बोलते हैं हम लोग ना, तो इसका परिमाण वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। एक बात और समझते हैं हम यहाँ पर कि जो वेग सदिश है और त्रिज्य सदिश है, यह एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? देखिए, जैसे इस पॉइंट पर देखिए P पर, ये त्रिज्य सदिश है और जब भी इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे हम तो जाहिर सी बात है दिख रहा है ये एक दूसरे पर 90 डिग्री पर बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वेग सदिश है और त्रिज्य सदिश है, वेलोसिटी वेक्टर और रेडियल वेक्टर, यह दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। तो वृत्तिगत के बारे में इतनी सब बातें हम समझे। अब आते हैं कोणीय विस्थापन पर। किस पर आते हैं? कोणीय विस्थापन पर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। देखते हैं क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। नाम से क्लियर है। विस्थापन अब तक हम जानते हैं हाई स्कूल में। विस्थापन मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु रेखीय गति कर रही है, एक सीधी रेखा में गति, तो उसका विस्थापन सीधे हम मेजर कर लेते हैं। कोणीय विस्थापन है, यहाँ पर जो कण है, जो पार्टिकल है आपका, वो सीधे नहीं चल रहा है। कैसे चल रहा है? एक वृत्तीय पथ पर चल रहा है। तो एक वृत्तीय पथ बना लेते हैं हम लोग। इस तरह से वृत्त बना लिए। अब ये वृत्त जो है भाई वृत्त ही मान के चल रहे हैं, अगर अंडा बन जाए तो कोई बात नहीं है, वृत्त ही मान के चलिए। एक कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, मान लिया t = t0 पर। हमने आपको समय का कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पर कि जब हम किसी पॉइंट को, किसी रीडिंग को लेना शुरू करते हैं तो उसी पॉइंट को हम लोग वहीं से समय 0 मान के चलते हैं कि भाई ठीक है t = 0, यहीं से समय अब हम मेजर करेंगे। तो मान लिया किसी पॉइंट P0 पर, ये पॉइंट P0 है, P0 पर वस्तु है किसी समय t = t0 पर। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कुछ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। वस्तु की जो शुरू की स्थिति है
उसी को हम लोग पी नॉट पॉइंट पर मान रहे हैं और समय टी इक्वल टू 0 पर मान रहे हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम मानते हैं कि ठीक है वस्तु वामावर्त गति कर रही है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज गति कर रही है तो वस्तु की जो पोजीशन है वो थीटा से लिखी जाएगी। कहाँ से मेजर करेंगे हम लोग? वस्तु की जो पहले पोजीशन रही होगी, यहाँ से जो त्रिज्य सदिश ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूमता जाएगा, तो त्रिज्य सदिश कितना घूमा? थीटा। तो मान लिया कि t1 टाइम पर वस्तु की पोजीशन यहाँ होती है, p1 पोजीशन मान लेते हैं इसको, p1 ये पॉइंट, और समय कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग? यहाँ से। t1 टाइम में यहाँ पहुँची, ऐसे t2 टाइम में मान लीजिए कहीं यहाँ पहुँचती है, t2 टाइम में t इक्वल टू t2, यहाँ पर t इक्वल टू t था, वस्तु यहाँ पहुँचती है, इसको मानते हैं p2। तो आपसे कोई पूछे कि विस्थापन बताइए, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखेंगे डेल्टा थीटा से। कोणीय विस्थापन आपको बताना है। तो कोणीय विस्थापन किसे कहेंगे यहाँ पर हम? अब हम माने कि वस्तु T1 पर, इस पोजीशन P1 पर, T2 पर, P2 पर, तो ये कितना कोण घूम गई, पहले तो ये पता कर लें अभी हम। जितना कोण घूम जाएगी उसी को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। अब ये मान लिया कि अगर इसको θ1 माने होते पहले हम, तो अब कितना हो गया? θ2। मेजर कहाँ से कर रहे हैं? मेजर जो मेन लाइन ये थी हमारी OP नॉट, यहीं से मेजर कर रहे हैं। ऐसे दिखाएं आपको हम, जैसे ये मेन लाइन हो गई, इतना घूम गया तो θ1, फिर θ2। तो θ2 यहीं से लेंगे हम, θ2 जहाँ से मेन से, ये नहीं कि बीच से ले रहे हैं, ये θ1 ये θ2। तो कितना कोण डिस्प्लेसमेंट कर गई कब? T1 से T2। समयांतराल कहें अगर हम, आपसे पूछे कोई समयांतराल T2 माइनस T1, इसको लिख लें अगर डेल्टा टी सूक्ष्म टाइम, डेल्टा टी में वस्तु कितना कोण घूम गई, तो आप क्या बताएंगे? कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन जो बताएंगे आप बताएंगे θ2 माइनस θ1। तो क्या लिखेंगे हम लोग? डेल्टा थीटा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि समयांतराल T2 माइनस T1 मतलब डेल्टा टी में वस्तु कितना कोण घूम गई, कोणीय विस्थापन θ2 माइनस θ1। तो अगर अंतर देखें हम तो बहुत सूक्ष्म अंतर लेते हैं अगर, तो ये डेल्टा लिख देंगे, तो डेल्टा थीटा आ गया। तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा वस्तु कोणीय रूप से विस्थापित हो गई कोण के रूप में, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कोणीय विस्थापन। अब आपसे कहा जाए कोई कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में क्या संबंध होगा, तो ये बात हम देखते हैं। कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध देखें अगर, इतने में कर लेंगे हम लोग, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए वस्तु थोड़ा सा मिटा लेने तो घबराएंगे आप, नए ढंग से बना ही देते हैं पेड़ में। देखिए इस तरह से P0, P1, P2, तो P1 से P2 ये कोण θ1 था, ये कोण θ2 था, ये कितना डेल्टा थीटा हम लिखे अभी। ये T इक्वल टू T1 पर, ये T इक्वल टू T2 पर, ये T इक्वल टू 0 पर, यही पोजीशन थी हमारी। अब वस्तु P1 से P2, क्योंकि हम वामावर्त यहाँ पर गति करा रहे हैं, ऐसे वस्तु गति कर रही है इस तरह से, तो P1 से P2 तक जाने में कितना कोण घूम गई, डेल्टा थीटा। और यह दूरी आर्क वाली दूरी जो है, अगर इसको डेल्टा यस रखें हम, कितना P1 से P2, ये जो आर्क पर चल रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक,
डेल्टा एस रखें अगर, तो हम जानते हैं कोण एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या जानते हैं? कोण इक्वल टू चाप अपॉन त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क एंगल क्या है? डेल्टा थीटा। इसमें देख रहे हैं हम लोग ये वाले, इसमें कोण कितना है? डेल्टा थीटा। आर्क कितना है? डेल्टा एस अभी माने हम। रेडियस कितना है? आर। रेडियस कितना है? आर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन, इसको बोलते हैं रेखीय विस्थापन। इस आर्क पर जितनी दूरी चली जाती है इसको बोलते हैं हम लोग रेखीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन इक्वल टू रेखीय विस्थापन अपान त्रिज्या। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल बातें इसमें हमने बहुत सही ढंग से बताया हमने धीरे धीरे। और बात करें आपसे, जो कोणीय विस्थापन होता है इसकी यूनिट क्या है? तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। इसका मात्रक होता है रेडियन। और अगर यह आर्क डेल्टा एस बराबर हो जाए त्रिज्या के, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब 1 रेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 रेडियन। मतलब 1 रेडियन वह कोण होता है, केंद्र पर बना वह कोण होता है जबकि वृत्त की त्रिज्या के बराबर आर्क हो तब। इस तरह कहें हम कि वृत्त की त्रिज्या के आर्क के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर आर्क जितना केंद्र पर कोण बनाता है उसी को बोलते हैं हम लोग रेडियन, 1 रेडियन। इस तरह से फिर से कह दें अगर एक बार हम, वृत्त की त्रिज्या के बराबर आर्क केंद्र पर जितना कोण बनाता है वह 1 रेडियन होता है। बस, तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। अब अगली बात समझें हम, कोणीय वेग। क्या समझें? कोणीय वेग। कोणीय वेग, तो आइए कोणीय वेग देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं रेखीय वेग, रेखीय वेग में क्या बोलते हैं कि विस्थापन अपन समय, समयांतराल। तो रेखीय वेग होता है जब वस्तु रेखीय गति करती है तो उस दशा में हम रेखीय वेग बोलते हैं। यहाँ पर क्या कंडीशन है? यहाँ पर कंडीशन है कि वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम रेखीय वेग न बोल करके हम बोलते हैं कोणीय वेग। जैसा कि हमने बताया कि जैसे से समय बीतेगा, यह जो कोण है, जहाँ से मान लीजिए P0 से मेजर करें ऐसे, तो ऐसे से कोण बढ़ता जाएगा, मतलब कोणीय विस्थापन अधिक होता जाएगा। तो हम कहें अगर कि कोणीय विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन, मतलब जो कोण है वो समय के साथ बदल जा रहा है, तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि वृत्तीय गति में किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग का नोटेशन होता है ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा लिखें अगर हम, तो ये समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन हो रहा है? कोण बदलता जाएगा। तो एक औसत कोणीय वेग लें अगर हम, तो हम लिखेंगे डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी। इस तरह से औसत कोणीय वेग हम बार लगा दिए, ओमेगा बार इक्वल टू डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी, औसत कोणीय वेग हो गया। लेकिन अगर ये डेल्टा टी बहुत कम है, डेल्टा टी टेंस टू 0, समयांतराल बहुत कम करें, तो हम लिखेंगे ओमेगा। ओमेगा क्या हो गया? ओमेगा इंस्टेंटेनियस हो गया। जैसे एक रेखा खींचे हम, आप बाइक ले जा रहे हैं, तो जब इस रेखा पर पहुंचेंगे, मतलब एक फिक्स टाइम पर या फिक्स पोजीशन पर कहें हम, उस समय जो वेग बनता है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, तात्कालिक वेग। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, तो इसी को लिखते हैं डी थीटा अपान डी टी। तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी,
डी थीटा क्या है, डी टी क्या है, सब आप जानते हैं, कोणीय विस्थापन समांतराल इस तरह से होगा। तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। मात्रक पूछा जाए आपसे तो आप क्या लिखेंगे, रेडियन बटे प्रति सेकंड, रेडियन बटे सेकंड, इसका मात्रक हो जाएगा रेडियन बटे सेकंड। और डायमेंशन लिखेंगे, हम जानते हैं रेडियन तो का कोई डायमेंशन होता नहीं है, कोण का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो यहाँ पर डायमेंशन लिखेंगे L-1, किसका, कोणीय वेग का डायमेंशन, सॉरी L- नहीं T-1 कैसे हो गया, इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, नीचे सेकंड है तो ये ऊपर जाएगा T-1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोणीय वेग के बारे में देख लिए। और हम जानते हैं कि कोणीय वेग एक सदिश राशि है, सदिश राशि है तो परिमाण तो ऐसे निकालेंगे हम। अब इसकी दिशा कैसे निकलेगी, दिशा निकालने के लिए एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्या बोलते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार अगर वस्तु वामावर्त गति कर रही है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर हम छापे एक वृत्त बनाते हैं, ऐसे वामावर्त वस्तु गति कर रही है तो जो ओमेगा है कोणीय वेग, उसकी दिशा वामावर्त गति करेगी तो परपेंडिकुलर अपवर्ड्स होगा, उसकी दिशा अपवर्ड्स होगी। और अगर यहाँ पर तल के लंबवत बाहर की ओर, और अगर वस्तु दक्षिणावर्त गति कर रही है ऐसे, तो उस दशा में तल के लंबवत इस तल से अंदर की ओर, इसमें बाहर की ओर, इसमें अंदर की ओर, मतलब परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स इस केस में जब वामावर्त है, और जब दक्षिणावर्त है क्लॉकवाइज है तो उस समय परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स। तो ये दिशा हो जाती है, क्योंकि ये सदिश राशि है, परिमाण निकालने के लिए फार्मूला है, और दिशा बताने के लिए हम आपको बता दिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो इस तरह से इसके बारे में समझ गए हम। और एक चीज़ और समझें कि अगर मान लिया कि वृत्तीय गति में एक चक्कर लगाने में t समय लगता है, जैसे यहीं से शुरू करें, चक्कर लगाते लगाते फिर यहीं पे चले जाए वस्तु ऐसे ऐसे, तो t समय लगता है अगर, तो कोण कितना घूम जाएगी, ऐसे घूमते घूमते फिर इसी पे चली जाएगी, तो इसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन। कितना, 2 पाई रेडियन। और यही बराबर होगा 360 के, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन 360 अंश होता है, क्योंकि हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो 2 पाई रेडियन घूम गया। तो यहाँ से कोणीय वेग लिखें अगर हम, कोणीय वेग तो क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई टी। विस्थापन कितना हुआ 2 पाई, समय कितना लगा t, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये फार्मूला याद रखें हम लोग कि कोणीय वेग बराबर 2 पाई बाई टी होता है। ये बहुत ही काम करेगा, इसको न्यूमेरिकल लगाने का काम आएगा। और देखते हैं, अगर हम लोग आवृत्ति की परिभाषा जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जाने कि 1 सेकंड में जितना चक्कर लग जाएगा उसी को बोलते हैं आवृत्ति। नंबर ऑफ टर्न्स is known as number of turns in 1 second is known as frequency, आवृत्ति बोलते हैं। तो t चक्कर लगाने में, t समय में एक चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना चक्कर लगेगा 1/t, तो 1 सेकंड में जितना चक्कर लगता है उसी को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। तो इसको n लिखते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट है, जानते रहिए। तो 1/t की जगह पर हम लिख देंगे n, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n। तो ये फार्मूला जानिए, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो इस तरह से हम कोणीय वेग के बारे में देख रहे हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो ये हम किसके बारे में पढ़ लिए, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अगला पॉइंट लेते हैं हम लोग, रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि किसी समांतराल में जितना लीनियर डिस्टेंस, एक रेखीय गति हो जाती, रेखीय विस्थापन हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर वेग। लीनियर वेग को v से लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने माना कि
t1 टाइम पर वस्तु p1 पॉइंट पर है और t2 टाइम पर p2 पॉइंट पर है, तो रेखीय विस्थापन डेल्टा एस ले लिए थे हम लोग। तो कहें अगर कि इस सूक्ष्म समयांतराल में t1 से t2 मतलब डेल्टा टी समयांतराल में विस्थापन जो हो रहा है वो डेल्टा एस है। तो औसत जो रेखीय वेग होगा वो लिखेंगे डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी बहुत कम है, सूक्ष्म है, मतलब कि कहें डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये कॉन्सेप्ट समझिए, बार बार परेशान करेगा आपको अगर ध्यान नहीं देंगे तो। डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो उस दशा में लिखेंगे वी, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो उसमें कौन वेग बता रहे हैं अभी हम? तात्कालिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, इसी को लिख लेते हैं हम लोग डी एस अपान डी टी। तो ये आप समझे कि v इक्वल टू डी एस अपान डी टी। ये क्या हो गया? लीनियर वेग, लीनियर विस्थापन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये लीनियर वेग हो गया, रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। तो जैसा कि देखें हम कि कोणीय विस्थापन लिखते हैं, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर, ये रिलेशन होता है। तो डेल्टा टी टाइम से भाग दे दें हम। क्यों डेल्टा टी टाइम ले रहे हैं? क्योंकि हमने माना कि P1 से P2 पहुंचने में डेल्टा टी टाइम लगता है। तो डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या कर रहे हैं हम लोग? डेल्टा टी से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, यहाँ लिखेंगे 1 अपान आर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। और अगर सूक्ष्म समयांतराल की बात कर रहे हैं हम, डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म है, तो उस दशा में लिखेंगे लिमिट डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट लगाएं ऐसे, इक्वल टू 1 अपान आर, यहाँ पर लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपान आर, ऐसे लिखेंगे हम। और हम जानते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, ये क्या है? तात्कालिक कोणीय वेग। ये तो औसत लिखते हैं एक प्रकार से हम, तो ये तात्कालिक लिखा जाएगा, तो ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू ये 1 अपान आर, ये क्या है? डेल्टा एस अपान डेल्टा आर, सॉरी डेल्टा टी से हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें, आर तो यहाँ हो गया, डेल्टा टी यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, और ये डेल्टा टी। फिर से समझे एक बार हम जानते हैं डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर, कोणीय विस्थापन इक्वल टू दिस, दोनों पक्षों को डेल्टा टी से डिवाइड करने पर तो लिखेंगे डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इक्वल टू 1 अपान आर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। और लिमिट ले लें हम, क्यों लिमिट ले रहे हैं? डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, तो उस समांतराल पर जो औसत था अब तक, उसको हम तात्कालिक वेग निकालना चाहें तो इसको बोलेंगे हम लोग कोणीय वेग, 1 अपान आर डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, लिमिट लगा है यहाँ पर, तो क्या करें हम लोग? ये क्या बोलते हैं? v होगा, रेखीय वेग हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा आ गया। और एक निश्चित कोणीय वेग के लिए अगर ओमेगा को फिक्स माने भाई ठीक है, इस कोणीय वेग से वस्तु घूम रही है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आर के, मतलब इस केंद्र से वस्तु जितना दूर होगी उसका वेग उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि जैसे यहाँ पर कण होगा तो इसका रेखीय वेग कम होगा, यहाँ वाले ज़्यादा होगा, यहाँ वाले सबसे ज़्यादा होगा, परिधि पर सबसे ज़्यादा कोणीय वेग होगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा का मतलब इस तरह से निकलता है। इसको वेक्टर फॉर्म लिखें अगर हम, तो वेक्टर फॉर्म में v इक्वल टू ओमेगा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं, ओमेगा क्रॉस आर, ये डॉट क्रॉस आप पढ़ेंगे, ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं, तो ये तो वेक्टर फॉर्म हो जाता है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो इस तरह से हम लोग कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध पढ़ लिए कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। इस पर आप न्यूमेरिकल लगा के फिजिक्स के साथ एंजॉय करिए।